Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So guys, इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023 एसएसटी के एग्जाम के बारे में। यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो सीटेट में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेके आएंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि साइकोलॉजी का क्या होने वाला है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक सीटेट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को किस प्रकार से डील करना है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं जो एसएसटी आपका सेक्शन रहेगा, उसको आप सीटेट में कैसे डिस्कस करेंगे, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसकी बात कर लेते हैं। एसएसटी आपको पता है 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये सारी चीजें आपको पता है। 30 क्वेश्चंस आपको सीडीपी के रहेंगे, 30 लैंग्वेज 1, 30 लैंग्वेज 2 और 60 आपको सब्जेक्ट्स के रहेंगे। लेकिन इन 60 में से आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू एसएसटी वो नियर अबाउट 40 से 45 मिलेंगे, और जो 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एसएसटी की पेडागोजी से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको एसएसटी की जो पेडागोजी होगी वो आपको देखने को मिलेगी 20 या 15-18 क्वेश्चंस के अंदर। तो इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। सीटेट के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं आता है, जैसे स्टेट के एग्जाम में इकोनॉमिक्स आता है, सीटेट में सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको आता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इन्होंने सिलेबस में दिए हैं, फिर एक कंप्लीट एक रामबाण बात बताऊंगी कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में इन्होंने क्या दिया है, एक सीधी सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं ना तो इनके सिलेबस में कुछ भी नहीं है सिवाय 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी के, ठीक है। एस्टेट की तरह या डीएसएसपी की तरह एक स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं है सीटेट का कि भाई एक लेवल का सिलेबस है। यहां पर आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है टॉपिक्स में पढ़ने को, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ कहने में आती है, एनसीईआरटी के साथ साथ, क्योंकि एनसीईआरटी के जो टॉपिक होते हैं अपने आप में बहुत वाइड होते हैं, जितना एनसीईआरटी में लिखा होता है सिर्फ उससे काम नहीं चलता, उनको थोड़ा डेप्थ में ले जाकर पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये आपका 6th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। अर्लीस्ट सोसाइटीज, जिसमें जो अर्लीस्ट सोसाइटीज हैं जिसमें हम हड़प्पा, इंडस सिविलाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ते हैं। इसमें हम सिंपल टाइम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप जो चैप्टर आ जाएगा, जैसे इंडस सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है, दिखने में तो लगता है कि इसमें कोई चैप्टर ही नहीं है, लेकिन इसमें सारे चैप्टर आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें जो फार्मर्स सीडर्स वाली बात है, फार्मर्स ये चैप्टर है एनसीईआरटी 6th क्लास का ही, ठीक है। फिर फर्स्ट सिटीज के बारे में है, स्टार्टिंग में कौन कौन सी सिटीज आ जाती हैं तो इनमें हम ये पढ़ लेते हैं। अर्ली स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यू आइडियाज के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट एम्पायर कौन कौन से थे वो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एम्पायर, जैसे यहाँ पर आपका मगध साम्राज्य वाला पॉइंट आ जाएगा कि कौन कौन से राज्य का उदय हुआ था। मतलब सिंपल सी भाषा में यदि मैं कहूँ तो वही इतिहास जो आप पढ़ते रहते हो, स्टार्टिंग का इतिहास है, फिर आप अर्ली सोसाइटीज, फिर आप इसमें नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, ये सारा पढ़ लोगे। इसके बाद फर्स्ट सिटीज में आप हड़प्पा वगैरह सब कुछ पढ़ लोगे, ठीक है। अर्ली फार्मर हिडर्स, अर्ली स्टेट्स के अंदर, फिर न्यू आइडियाज के अंदर कुछ रिलीजन्स आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यू कांट स्किप देम, आप उनको भी यहाँ पर पढ़ोगे। फिर फर्स्ट एम्पायर के अंदर यहाँ पर मगध साम्राज्य आ जाता है, ठीक है। मगध साम्राज्य कहने में फर्स्ट एम्पायर है, बट मगध साम्राज्य के आज सभी वंश को पढ़ोगे, जैसे हरियक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है। आप सभी वंश को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर चारों वंशों को आप पढ़ोगे मगध साम्राज्य से रिलेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका चैप्टर आ जाता है कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंस लैंड्स, कि कौन कौन सी लैंड्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है सोसाइटी के अंदर, कल्चर क्या थी हमारा, साइंस क्या था, इसमें हमारा जो हिस्टोरिकल कल्चर है, साइंस है। न्यू किंग्स एंड किंगडम, यहाँ पर नए राजाओं का उदय यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दोगे, जिसमें ये आपके गुज्जर, प्रतिहार और ये सारे जितने भी वंश है यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपका जो हर्षवर्धन वाला टाइप है ये भी आ जाता है, अशोक वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। फिर सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली सल्तनत, इसका मतलब यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना, जिसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी वंश डिटेल से पढ़ने हैं। गुलाम वंश पढ़ रहे तो उसको मतलब पूरा पढ़ना है, उसमें आपने कुतुबुद्दीन ऐबक भी पढ़ना है, इल्तुतमिश भी पढ़ना है, रजिया सुल्तान भी पढ़नी है। फिर आपको खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मतलब सभी को डिटेल में पढ़ना। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ोगे। बट दिल्ली सल्तनत आने से पहले जो अपने आक्रमण हुए थे इंडिया के अंदर, जैसे कि आपको पता मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, तो ये आक्रमण भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेस ऐसे चलता रहता है।
फिर यहाँ पर इन्होंने ना मुगल एम्पायर काट दिया है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल्स पढ़ते हैं, क्योंकि मुगल्स सिलेबस से कट डाउन कर रहे हैं ना, इसलिए मुगल्स को भी इन्होंने कट डाउन कर दिया है, तो मुगल एम्पायर्स यहाँ पर नहीं है। फिर जो भी आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट में बेसिकली गुप्त काल आ जाता है, गुप्त काल बहुत भव्य आर्किटेक्ट वाला काल माना जाता है, तो गुप्त काल वाला टाइम पीरियड भी आप पढ़ोगे। और जितने भी आर्किटेक्ट है इतिहास में, जो आपको जो साउथ हिस्ट्री है, बेसिकली साउथ हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट के अंदर, तो साउथ हिस्ट्री में बेसिकली जितने भी आर्किटेक्ट है, मंदिर वगैरह वाले सारे क्वेश्चन साउथ हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो यहां पर आपको ये पढ़ना है क्रिएशन ऑफ एम्पायर्स। फिर यहां पर एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सोशल चेंज, सोसाइटी में क्या क्या चेंज आ रहे थे उस टाइम, क्या क्या चेंज आ रहे थे, रीजनल कल्चर, ठीक है। फिर यहां पर मतलब ये यदि हम बात करें, ध्यान से सुनो, यहां तक यदि आपकी बात करें तो ये आपकी 6th क्लास की रहेगी हिस्ट्री, ठीक है। जो 6th क्लास की हिस्ट्री है आपकी यहां तक रहने वाली है। ये दिल्ली सल्तनत से और ये यहां तक जो रीजनल कल्चर वाला है, ये आपका 7th क्लास की हिस्ट्री रहेगा। यहां पर पहले मुगल्स आते थे, बट अब मुगल्स को कट डाउन कर दिया गया, तो आई थिंक यहां भी नहीं डाला इन्होंने, ठीक है। पहले मुगल एम्पायर होता था सल्तनत के बाद। फिर यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये जो है आपको, ये जो जितना भी दिया गया है, ये आपको 8th क्लास की हिस्ट्री दी गई है, और 8th क्लास की हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री आप जिसको बोलेंगे, ठीक है, वो एंशियंट हो जाती है, ये मेडिवल हो जाती है, मॉडर्न हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, तो यहां पर आपको कंपनी जो 1857 की क्रांति नहीं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, मतलब जो यूरोपियन कंपनीज है भारत किस तरीके से आती है, किस तरीके से कंपनी एस्टेब्लिश होती है, क्या क्या वो जैसे स्थायी बंदोबस्त लगाते हैं, कौन कौन सी प्रथाएं जो है लगा देते हैं, कैसे ये भारत पर राज करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज लोग, तो यहां पर कंपनी का पूरा एस्टेब्लिशमेंट आपने पढ़ना है, ठीक है। उस टाइप की जो सोसाइटीज थी वो सब कुछ। कोलोनाइजेशन का मतलब यही होता है, कई बच्चे घबराते हैं इस टर्म से। कोलोनाइजेशन मींस यही होता है, जैसे कि अंग्रेजी लोग हैं वो जगह जगह आ रहे थे, अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे, उपनिवेशकवाद आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो यही टर्म है कि जैसे आपने डायलॉग सुना होना कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। पता क्यों नहीं ये डायलॉग बोलते हैं कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता? क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी कॉलोनीज बना ली थी। मेरी आवाज को थोड़ा सा स्किप कर देना, तबियत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है तो आवाज अच्छी नहीं आ रही। तो आपको पता नहीं, ये बोलते हैं ना सूर्य कभी अस्त नहीं होता, रीजन इज दैट क्योंकि इंग्लैंड वालों ने इतनी कॉलोनीज बना ली थी, इतना जगह अपना अधिकार कर लिया था, तो कहते हैं ना भाई तो सूर्य चमक ही रहा होगा उनका, तो इसलिए डायलॉग बोलते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति पूरा डिटेल से करना, उसके रीजंस, उसके कारण, उससे होने वाले, उसका बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि नेता कौन था 1857 की क्रांति में, अंग्रेज कौन था, इंडियन नेता कौन था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर वुमेन एंड रिफॉर्म की, महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया था, महिलाओं की जो सशक्तिकरण, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड हम पढ़ लेंगे सारे जो आंदोलन है। फिर यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, नेशनल मूवमेंट है, यहाँ पर जो आपका आज़ादी का मूवमेंट है, तो ये कहने में नेशनल मूवमेंट है, इसको आपको डिटेल से पढ़ना है, 3 चरणों में पढ़ना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर आपका सेकेंड है, और यहाँ पर आपका थर्ड मूवमेंट है। फर्स्ट मूवमेंट में यदि हम बात कर लेते हैं तो 1885 से लेके जो आपका 1905 का टाइम पीरियड है, 1907 तक का, वो आपको बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है। या 1907 से लेके 1917 तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो पढ़ना है। थर्ड में 1917 से लेके 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं ये आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके कांग्रेस की स्थापना वगैरह आ जाती है, ये सभी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण घटना होती है, जितनी भी इतिहास की घटना है 1907, जैसे सूरत अधिवेशन से शुरू होके यहाँ पर बंगाल आंदोलन है, फिर 1909 में मार्लेमेंटो सुधार है, फिर कामाटागारू प्रकरण है, ठीक है ना। तो जितने भी इवेंट्स है सारे यहाँ पर आ जाते हैं। फिर 1917 से 1947 बेसिकली महात्मा गांधी का जो इंप्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको गांधीयन एरा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली महात्मा गांधी से रिलेटेड और बीच के जितने भी हिस्ट्री के इवेंट है वो सारे आप पर पढ़ने हैं। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया आपको पढ़ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर काम हो जाता है वो स्टार्टिंग ऑफ पॉलिटी होता है और एंड ऑफ हिस्ट्री होता है, तो थोड़ा सा आपको ये भी पढ़ना है। तो कुल मिला के यहाँ पर 6th 7th 8th की क्लास की किताब, बट ओनली किताब नहीं, किताब के साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पर रीड आउट करने हैं। इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इन्होंने लिमिटेड चैप्टर डाले हुए हैं, है वही 6th 7th 8th, जितने भी चैप्टर हैं वही 6th 7th 8th से ही हैं, बट मेन चैप्टर्स आप देख लो। ज्योग्राफी की एक तरह से ज्योग्राफिकल जो इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो। फिर प्लेनेट है, अर्थ है, सोलर सिस्टम है, यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर आता सीटेट में, ठीक है। अर्थ, प्लेनेट, ग्लोब, सोलर सिस्टम, इसके बारे में है। एनवायरमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या रहता है इसमें, एयर, वाटर, पोल्यूशन और ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। फिर ह्यूमन एनवायरमेंट, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिसोर्स टाइप, जैसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर एग्रीकल्चर कि भारत में जो जितना भी एग्रीकल्चर है उसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही कम सिलेबस दिया यार,
मतलब ज्योग्राफी का तो बहुत कम सिलेबस दिया है, बहुत ही कम सिलेबस दिया है, मतलब लिमिटेड टॉपिक यहाँ पर इन्होंने डाले हैं। इन्होंने ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज एज ए साइंस, बट इस टाइप को लिख के ना, देखो अब यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस। इस एक लाइन में बहुत सारे चैप्टर इसने खत्म कर दिए। मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एसएसटी टाइप चैप्टर बनते हैं पढ़ेंगे, जितने भी साइंस टाइप चैप्टर बनते हैं सारे ही पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको क्लाइमेट ये वो मतलब सब कुछ इनडायरेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सोशल स्टडीज टाइप में जितने भी महासागर, महाद्वीप और ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। मतलब इसने डायरेक्ट नहीं लिखा, एक लाइन लिख दिया, ज्योग्राफी एज सोशल स्टडी एंड ए साइंस। तो कहीं ना कहीं इसने लगभग सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर दी। तो एयर, वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट और ये अलग से स्पेशल टॉपिक डाल दिए, तो ये पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर पॉलिटी की बात आ जाती है। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर 6th क्लास के अंदर चैप्टर है डाइवर्सिटीज, विविधताएं, कि भारत में विविधता है, क्यों है, विविधता का क्या लॉजिक है, किस प्रकार से है, ये सब कुछ है। फिर गवर्नमेंट शब्द अपने आप में सारा आ जाएगा, यहाँ पर आपको पूरी पार्लियामेंट है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब कुल मिला के सब कुछ ही तो पढ़ना पड़ा। फिर लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे पंचायत राज, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मेकिंग एंड लिविंग एंड डेमोक्रेसी यहाँ पर पढ़नी है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूरा पढ़ना है। मीडिया क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा संविधान का चैप्टर आपको पढ़ना है। पार्लियामेंट्री, जुडिशरी, न्यायालय वगैरह चैप्टर, सोशल जस्टिस, ये सारे आपको यहाँ पर पॉलिटी में पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इस थ्योरी के बाद जो 20 क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन आपको एसएसटी से आएंगे और 20 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के आएंगे एसएसटी के। अब 20 क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एसएसटी, एसएसटी क्या होती है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश को पढ़ते हैं पेडागोजी, उसी तरीके से आपको एसएसटी को पढ़ना है कि एसएसटी क्या होती है, एसएसटी में क्या खास चीज होती है, ठीक है। क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज, मतलब एसएसटी क्लास में बच्चा कैसे पढ़ेगा, किन टीचिंग एड्स को यूज करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की कैसे डेवलप करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, एसएसटी पढ़ाते हुए क्या समस्याएं टीचर को फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सोर्सेज, एसएसटी के लिए क्या प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट वर्क्स हो सकते हैं। इवैल्यूएशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि सीटेट में हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, साइकोलॉजी में भी, एसएसटी में भी है, साइंस में भी, हर जगह है। तो इवैल्यूएशन को तो गांठ से भी ज्यादा गांठ बांध के पढ़ना है, ये लगा लो, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर रहने वाला है। अब आती है मैम पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें। देखो दो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप पहले से बहुत सारे पढ़े हुए हैं, जैसे बार बार अटेम्प्ट देते हैं, तो मुझे लगता है जहां तक, बेशक मेरा कोचिंग सेंटर है, बेशक मेरा ऐप पर बैच भी है, लेकिन आप बहुत बार सीटेट दे चुके हैं और आपको सारी चीजें टिप्स पर है, तो आपको ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ क्लियर है, तो आपने सिर्फ पीवाईक्यूज उठाने हैं, ठीक है। सिर्फ पीवाईक्यूज उठाने हैं एसएसटी के। सीटेट हमेशा एसएसटी मतलब अपना जो भी चीज है उसको रिवाइज करता रहता है, मतलब रिपीट करता है, एग्जाम में वही चीजें लेता रहता है, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं और यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज धर के कर देना है, बात खत्म। इतना ही मुद्दा है पुराने स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, देखो यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, तो आप बहुत शिद्दत से अपनी 6th, 7th, 8th क्लास के एनसीईआरटी को उठाओ, डिटेल में पढ़ो, उसमें जितने बॉक्सेस बने होते हैं उनसे पढ़ो। लेकिन खाली किताब से कुछ नहीं होगा, जो गाइड्स आती है, जैसे एमबीडी गाइड्स वगैरह आती है, तो आप इन गाइड्स के साथ भी जा सकते हैं। आप इन गाइड्स को ले सकते हो, गाइड्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने होते हैं, यहीं से उठ उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लस जो हम एक जीएस के तौर पे एक डिटेल पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, वो जीएस वाली डिटेलिंग भी आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, प्लस सारे पीवाईक्यू लगा देने हैं। लेकिन जो बच्चा ये है कि नहीं मैम मैं तो, मुझे पका पकाया चाहिए, मुझे बहुत सिस्टमैटिक चाहिए, तो आप अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट सीटेट का बैच मिलेगा। सीटेट एसएसटी बैच लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आपको साइकोलॉजी भी मिल रही है, आपको हिंदी भी मिल रही है, आपको इंग्लिश भी मिल रही है, और आपको पूरी एसएसटी मिल रही है, और सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी, मतलब कंप्लीट बैच बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर अवेल है। यदि आप चाहे तो सीटेट का बैच भी ले सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा कहे नहीं मैम मेरे ये चीज तो बहुत अच्छी है, मुझे तो सिर्फ एसएसटी पढ़नी है, तो हमारे यहाँ एक स्पेशल एसएसटी का बैच भी है, पायल मैम उसे डील करते हैं, तो आप चाहे उस बैच के साथ भी जा सकते हैं। उस बैच से आगे आपका एस्टेट हुआ, डीएसएस भी हुआ, सब में हेल्प करेगा। तो ये डीप बैच है, बट ये चीज तो ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएंगी, सीधी सी बात है, वो अलग बनवा देंगे फोल्डर। तो आपको सिर्फ एसएसटी पढ़नी है, तो आप एसएसटी बैच के साथ भी जा सकते हैं, पायल मैम डील करते हैं। आपको कंप्लीट बैच चाहिए तो साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वाला पूरा का पूरा बैच है, आप इस पूरे बैच के साथ भी जा सकते हैं, चॉइस इज यूर। खुद भी पढ़ सकते हैं, सीटेट पास करने का एक रामबाण हथियार है। एनसीईआरटी को बिल्कुल थ्रोली पढ़ लो, साथ में पीवाईक्यू बिल्कुल मत छोड़ो। पीवाईक्यू यदि आपने पढ़ लिए तो क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है।
तो होप सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही। आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर काफी कुछ करवाया जाता है, बट आप ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर आपको क्या कुछ भी सेल्फ एफर्ट नहीं करना, आपको 100% साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको 100% चीजें वहां पर कंप्लीट मिलेंगी। आपको कोई भी सेल्फ एफर्ट वहां पर नहीं डालना है। सेल्फ एफर्ट तो डालना है, यदि सोचो कि मेरे से पास हो जाओगे, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, टीचर गाइडर होता है, गारंटर नहीं होता, आपके एफर्ट्स काम करेंगे। कहने का मतलब वहां पर सेल्फ एफर्ट का कि आपको कंटेंट पूरा कंप्लीट मिलेगा, आपको उसको पढ़ना है और मेहनत करनी है। पढ़ना और मेहनत आपकी है जो सफलता लेके आएगी। ठीक है, मेरी मेहनत से आप सफल नहीं हो सकते, सफल तो सिर्फ आप अपनी मेहनत से ही होगे लास्ट में। ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ यूट्यूब पर रात 9 बजे, बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से।